अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप लोग? चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है। क्लास हमारी 10 है, सब्जेक्ट हमारा गणित है। और इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर जो 3 है, ये एग्ज़ाम में हमें 4 नंबर दे के जाएगा। 1 नंबर का एक सवाल आएगा और 3 नंबर का इसमें से एक सवाल आने वाला है फाइनल एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो का कौन सा पार्ट है? पार्ट आपका 1 है। चलिए, तो है क्या? सबसे पहले बहुपद। हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? बहुपद है। तो इस वाले पार्ट के अंदर हम क्या सीखते हैं? बेसिक बातें और जो काम के सूत्र इस्तेमाल हो गए वो। ठीक है, शुरू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आ रही है कि बहुपद कहते किसे। बहुपद क्या होता है? कोई ऐसा सवाल जो इस रूप में हमें मिले, कोई ऐसा सवाल जो इस रूप में हमें मिले जिसके अंदर बहुत सारे पद हो, क्या कहलाता है वो? बहुपद कहलाता है। 2 या 2 से ज़्यादा पद हो तो क्या कहलाएगा वो? बहुपद कहलाता है। के रूप का बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। ज़रा इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये x लिखा हुआ है। x क्या होता है हमारा? चर। x क्या होता है हमारा? चर। और ये कैसी राशि है? अचर राशि। इसकी जगह हम गिनती इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पे n है, ये इसकी क्या कहलाती है? घात। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे घात क्या हो रही है? इसकी घटती जा रही है। यहाँ पे n है, यहाँ पे n में से एक माइनस है, यहाँ पे n में से 2 माइनस है। अभी एक एग्जांपल लेके भी समझेंगे। लास्ट में हमें ये मिलता है a, यानी अचर वैल्यू मिलती है जो x के साथ नहीं होती है। अब बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सवाल जिसके अंदर चर और अचर दोनों क्या कहलाते हैं? आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे मैं एक सवाल आपको बना के यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, ये सवाल मैं ले लेता हूँ। 6x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 5x और माइनस के 6। ये मैंने एक सवाल आपके सामने बना लिया इसको समझाने के लिए। देखिए, x की पावर कितनी है? यहाँ पे 3। ठीक है, ओके। और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2। और यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पर x नहीं है। मतलब x है लेकिन कौन सी फॉर्म में? जिसको कहते हैं हम x की पावर 0 की फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कितने पद हैं? यहाँ पे हमारे 4 पद है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो ये इस सवाल के अंदर कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। ज़रा कुछ बातें मैं आपको समझा दूँ, ये हमारी बेसिक चीज़ें जो आगे आएगी। ठीक है ना, कोई डरने वाली बात नहीं है, आराम से इसको समझना है। जितना समझ के पढ़ोगे उतने ही अच्छे नंबर आपके आएंगे। चलिए, तो देखिए इस सवाल में कितने पद है? 1 2 3 4। ये मैं कैसे पहचान रहा हूँ? माइनस प्लस से पहले या बाद में लिखे हुए। तो एक पद ये रहा 6x की पावर 3, एक पद ये रहा 2, एक पद ये रहा 5x और एक पद ये रहा 6। तो कितने पद होगा? ये 4 पद। इस सवाल के अंदर पद कितने हैं? इस सवाल के अंदर पद है 4। पद कितने हैं? 4। ठीक है, अच्छा जी। अब एक चीज़ और है, x के ऊपर सबसे ज़्यादा पावर क्या है? सबसे ज़्यादा पावर कितनी है? 3। तो ये जो व्यंजक है ये कितनी घात का कहलाएगा? 3 घात का। कितनी घात का? बीजीय जो व्यंजक है ना हमारा, ये बीजीय व्यंजक, ये आप कह लो हमारा ये सवाल कितनी घात का है? 3 घात का। इसको कहेंगे त्रिघात। ठीक है, यानी इसके ऊपर 3 घात है। क्लियर? एक चीज़ और देखिए, इस एक्स स्क्वायर के साथ में जो गिनती लिखी हुई है वो उसका गुणांक कहलाती है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि x3 का गुणांक कितना है? आप x3 को छोड़ दीजिए, क्या बचा? 6। तो x3 का गुणांक कितना होगा आपका? 6 होगा। आई बात समझ में? तो x3 का गुणांक, गुणांक क्या है? यहाँ पर 6 है। ठीक है, यहाँ में से लिख लेते हैं 6। ठीक है, ये बात समझे? तो देखिए बिल्कुल इस पैटर्न को फॉलो करता है। ए एन की जगह क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। x की जगह x आ गया। n की जगह कितना है? 3 है। फिर देखो आगे ए एन माइनस 1, मैंने कहा था ये अचर गिनती होती, तो अचर गिनती आपकी ये 2 हो गई। ठीक है ना। और x ये रहा, और देखिए यहाँ पे पावर 3 थी तो एक घट के आ गई ना, तो ये n-1 फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। यानी जो सवाल इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा वो आपका बहुपद कहलाएगा। बीजीय व्यंजक क्या होता है? जिसमें x और a यानी चर और अचर दोनों गिनतियाँ इस्तेमाल की जाती है, वो आपका बीजीय व्यंजक होता है। तो ये आपका एक बीजीय व्यंजक है, यानी ये आपका एक बहुपद है।
ठीक है जी। चलिए, मैंने इसमें कहा इसमें पद कितने हैं, पहला पद प्लस से पहले देख लो, फिर ये देख लो, दूसरा पद, फिर ये प्लस के बाद वाला तीसरा पद, फिर ये माइनस के बाद वाला चौथा पद। तो उसमें 4 पद होगा इस सवाल के अंदर। अच्छा, ये कितनी घात का बहुपद है, हम कहेंगे ये 3 घात का है। क्यों? क्योंकि देखिए x के ऊपर सबसे ज़्यादा पावर कितनी आ रही है, 3। तो x के ऊपर जो सबसे ज़्यादा पावर होती है उतनी ही घात का क्या होता है, ये व्यंजक होता है। ये 3 घात का आपका क्या हो गया, व्यंजक हो गया। ठीक है जी। अब x की पावर 3 का गुणनांक क्या है, x की पावर 3 कह लो या x की पावर 2 का गुणनांक कितना है। अगर मैं आपसे कहूँ x की पावर 3 का गुणनांक कितना है, तो x की पावर 3 को छुपा लीजिए, बचा क्या, 6। यानी x3 का गुणनांक कितना हो गया आपका, 6 हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ x2 का गुणनांक कितना है, आप बोलोगे सर 2 है। अगर मैं आपसे कहूँ x का गुणनांक कितना है, आप बोलोगे 5 है। ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। सही है, ओके। अच्छा, एक बात और, अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूं और इसके शून्यांक निकालूं, इसके मान निकालूं, तो जितनी घात का आपका सवाल होता है उसके उतने ही मान निकल के आते हैं। अगर मैं इस वाले सवाल को सॉल्व करूंगा तो उसके कितने मान निकल के आएंगे, 3 मान निकल के आएंगे। यानी बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात या इससे उच्च घात वाला बहुपद। ज़रा एक एक का एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल बना दिया, जैसे मैंने लिख दिया 4x + 2। ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दूँ 3x² + 2x + 5। एक एग्जाम्पल हमने ये लिख दिया है। ठीक है, अच्छा जी, एक एग्जाम्पल इसका लिख देते हैं 5x की पावर 4 3x3, यहाँ लिख दिया मैंने 2x और +4। सही है, एक एक एग्जाम्पल हमने ले लिए, समझते हैं। देखिए, इसको रेखिक बहुपद क्यों बोलेंगे। इसमें हमने देखा x, क्या देखा हमने, x देखा, और x की सबसे ज़्यादा पावर कितनी, 1। तो ये कहलाएगा एक घात का बहुपद या रेखिक बहुपद। सही है, ओके। इसमें देखा हमने x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, लेकिन x की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 2। तो इसलिए क्या बुलाया जाएगा, ये द्विघात का बहुपद। इसमें x की सबसे ज़्यादा पावर क्या है, x की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, इसलिए क्या कहलाएगा, त्रिघात का बहुपद। और इसमें देख लीजिए x की सबसे ज़्यादा पावर यानी सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 4, तो कहलाएगा 4 घात का बहुपद। बात समझ में आई, ठीक है जी। अब देख लीजिए, इसमें कितने पद है, 2 पद, इसके अंदर कितने पद है, 3 पद, इसके अंदर कितने पद है, 4 पद, इसके अंदर कितने पद है, आपके 4 पद। यहाँ पे एक बात और है, आप देख लीजिए x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 4 है। अब उससे कम देखिए मैंने 2 नहीं लिखी है, तो 2 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 4 है, इसलिए क्या कहलाएगा, 4 घात का बहुपद। यानी सवाल में x के ऊपर जितनी ज़्यादा पावर होती है वह उतनी घात का क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। और अगर मैं इन सवालों को सॉल्व करता हूँ तो x के उतने ही मान निकल के आते हैं जितनी इसके ऊपर क्या होती है, घात होती है। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट है बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं। प्रश्न में यानी सवाल के अंदर x की जगह गिनती रख देते हैं हम। गिनती रख कर हल करने पर यानी सवाल को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो मान हमें प्राप्त होता है वो बहुपद का क्या कहलाता है, मान कहलाता है। एक एक बात हमें याद रखनी है, जब हमें किसी चैप्टर का बेसिक आ जाता है, उसके सूत्र आ जाते हैं, तो सवाल करना क्या होता है, सरल होता है। इसलिए हर चैप्टर के शुरू में ही मैं आपको ये चीज़ें कराता हूँ। चलिए देखिए, एक सवाल इसी को ले लेते हैं। ये मैंने सवाल ले लिया है एग्जाम्पल के तौर पे 4x + 2 सोल्व करते हैं। मैंने क्या कहा, ये कहता है कि x की जगह गिनती रखकर हमें क्या कर लेना है, सवाल सॉल्व कर लेना है, और जो मान हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, बहुपद का मान कहलाएगा।
तो ज़रा मैं इस सवाल के अंदर x की जगह 3 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? 3। सही है। चलिए x बराबर क्या रखने पर? 3 रखने पर रख दूँ तो देखिए कितना होगा? 4। x की जगह क्या रख रहा हूँ? 3, तो जहाँ x लिखा है वहाँ पे क्या लिख दूंगा? 3, और ये प्लस के हो गए आपके 2। इसको मैंने सोल्व किया, 4 की गुणा 3 से करी, कितने हो गए आपके? 12। सही है। और ये प्लस में कितना आ गया आपके? 2। 12 और 2 कितने हो गए? 14। यानी इसका मान कितना हुआ? बहुपद का मान कितना हुआ? 14 हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो बहुपद के मान का मतलब समझे? जो भी सवाल दिया गया x की जगह आप क्या रख दीजिए? गिनती रख दीजिए और सवाल को सॉल्व कर लीजिए। जो जवाब आएगा वो क्या कहलाएगा? बहुपद का मान। हाँ, तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है बहुपद के शून्यांक। ये हमें समझना होगा। शून्यांक या शून्यांक हमसे एग्जाम में कहता है कि बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक मतलब मान ही होता है, मतलब सवाल को सॉल्व करो और x का क्या मान आएगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है। x की जगह प्रश्न में रखी गई वह गिनती जिससे प्रश्न का हल शून्य प्राप्त हो बहुपद का शून्यांक कहलाता है। एग्जाम्पल देके समझाते हैं। हमारा एक एग्जाम्पल चल ही रहा था। ये एग्जाम्पल क्या है हमारा? ये था हमारा 4x + 2। इसमें हम मान रख लेते हैं। क्या रखें? x की जगह हमें ऐसा मान रखना है कि सवाल को सॉल्व करने पर हमारा जवाब क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये ठीक है ना? तो ये x की जगह जो हम ये मान रखेंगे वो क्या कहलाएगा? इसका शून्यांक। चलिए रखें, तो इसकी जगह क्या रखूँ मैं? ज़रा सोचिए। x की जगह रख देता हूँ -2। अगर मैं x की जगह -2 रख दूंगा तो मेरा जवाब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और कई सारे तरीके हैं, तो मैं इसकी जगह -2 रखता हूँ। देखिए x बराबर -1/2 रखने पर रखूँ तो ये लिखा मैंने 4। x की जगह रख देता हूँ -1/2 और ये प्लस के 2। ये 2 से 4 कट जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करोगे, 2 की गुणा -1 से करोगे, क्या आएगा? -2। और ये क्या चल रहा है आपके? +2। और देखिए -2 +2 जवाब क्या आएगा? 0 आ गया। तो x का मैंने जो ये -1/2 मान रखा, इस सवाल को मैंने सॉल्व किया और जवाब क्या आया? 0। तो x के ये मान, भाई x के कौन से वाले मान? x का ये वाला मान जो -1/2 है, इसका क्या कहलाएगा? शून्यांक कहलाएगा। बात आई समझ में? ठीक है, तो x का वह मान जो मैं सवाल के अंदर रख दूं और सवाल को सॉल्व करूं और जवाब क्या है मेरा? 0, वो क्या कहलाता है? हमारे सवाल का शून्यांक कहलाता है। तो इसका जवाब क्या लिखूंगा? शून्यांक क्या होगा? शून्यांक होगा -1/2 है, या होगा, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और कई सारे तरीके शून्यांक निकालने का। देखिए एक तरीका मैं ये भी कर सकता हूँ, शून्यांक कैसे निकाला जाता है। हाँ, दूसरा तरीका देखिए आप, शून्यांक निकालने के लिए 4x + 2 बराबर क्या रख देंगे हम? 0। भाई मैंने यही तो बोला, ठीक है ना, कि सवाल का जवाब क्या आना चाहिए? 0। तो हम क्या रख देंगे? 4x + 2 बराबर 0। किसी भी सवाल के हमें शून्यांक निकालने हैं तो उसके बराबर 0 रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ये 2 कहीं का है? प्लस का, तो आप इसको उधर ले जाओ, कहीं का हो जाएगा? माइनस का। यहाँ क्या रह गया आपका? 4x। अच्छा जी, ये 4 कहीं में गुणा में, तो 4 कहीं में चला जाएगा बटे में। सही है, काट लो। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो x बराबर कितना आया? -1/2। समझे? यानी शून्यांक कितना हुआ? -1/2। चाहे आप इस तरीके से निकालो, चाहे आप इस तरीके से निकालो। ठीक है ना? ओके, ये शून्यांक निकालने का तरीका हो गए। 2 तरीके मैंने आपको समझा दिए। अब देखिए एक चीज़ और है, शून्यांक कितने हो गए? ये नोट डाल के मैं आपको लिखवा देता हूँ। शून्यांकों की जो संख्या होती है, x की उच्चतम घात के बराबर होती है। समझे? देखिए
इस सवाल में x की उच्चतम घात 1 थी, तो भाई शून्यांक 1 निकल के आया। अब मैं ज़रा ये वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए 6x की पावर 2 3x प्लस 5, एक एग्जाम्पल ये ले लिया। एक एग्जाम्पल ये बना ले लेते, x की पावर 5 4x की पावर 3 और भाई ये 2x हो गया और ये 5 हो गया। सही है। मैं आपसे पूछूं इस सवाल के कितने शून्यांक हो गए, तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, x की जो उच्चतम घात होती है उतने शून्यांक होते हैं। तो यहाँ की सब x की सबसे ज़्यादा घात कितनी है 2, तो शून्यांक कितने निकलेंगे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो शून्यांक निकलेंगे 2। आ रही बात समझ में, 2 शून्यांक आएंगे। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 5, ठीक है। तो जब मैं सवाल को सॉल्व करूंगा तो शून्यांक कितने आएंगे, यानी x के मान कितने आएंगे 5 निकलेंगे। कितने निकलेंगे 5। तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी होगी 5, और यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी थी 2। मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ चुकी है। सब बेसिक बातें बतला रहा हूँ मैं, याद करोगे तो भाई मेरिट मानने वाले बच्चे बनोगे। समझ समझ के पढ़ोगे, जितना अच्छा बढ़िया करके पढ़ोगे, कम पढ़ोगे तो पास ही होगे। सही है ना। तो ये वाली बात हो गई है, क्लियर है। चलिए आगे है शून्यांकों को समीकरण के मूल भी कहते हैं। तो देखिए ये बात हमने कही दी है, 2 चीज़ें हो गई यहाँ पे, समीकरण का मूल भी कहते हैं और शून्यांक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके 2 नाम चलते। एग्जाम में बोले कि समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तब भी आपको ऐसे ही करना है, x का मान निकालना है। आपसे कहे शून्यांक ज्ञात कीजिए, तब भी आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। तो 2 नाम चलते हैं इसके। चलिए अगला टॉपिक है हमारा द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध। देखिए तो एक बहुपद ले लेता हूँ मैं द्विघात वाला। कैसे, देखिए यहाँ लिखा a, ये लिखा x स्क्वायर प्लस b और ये x और प्लस ये c। ये कितने घात का बहुपद हो गया, 2 घात का। x के ऊपर कितनी पावर लगी है, 2 पावर लगी है। और यहाँ पर हम गिनती सोच लेते हैं, e की जगह गिनती रख लेंगे, b की जगह गिनती रख लेंगे, c की जगह गिनती रख लेंगे, ठीक है। इसके शून्यांक मैंने मान लिए। शून्यांक क्या होगा इसके, मान लिए मैंने एक शून्यांक अल्फा है और दूसरा शून्यांक क्या है बीटा है। सही है, क्योंकि ये द्विघात का बहुपद है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो शून्यांक कितने निकल के आएंगे, 2 निकल के आएंगे। ये हम पीछे बोल चुके हैं। सही है। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या होता है, शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। ये पहला शून्यांक है, दूसरा शून्यांक किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। देखिए बी क्या है यहाँ पे, बी एक्स का गुणांक है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। या मैं इसको हिंदी में अगर लिखूं तो ये हो जाएगा पहला तरीका, पहला सूत्र, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस एक्स का गुणांक। किसका, एक्स का गुणांक। गुणांक में भी आपको पीछे समझा चुका हूँ कि x के साथ में जो चीज़ गुणा में होती है उसको क्या कहते हैं, इसका गुणांक कहते हैं। ये हो गया, अच्छा जी ठीक है। बटे a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये मैं आपको सूत्र सिखा रहा हूँ जो सारे मेरे आगे काम आएंगे। अब देखिए अगर मैं शून्यांकों का क्या कर देता हूँ गुणनफल, तो सूत्र क्या बनता है, c अपॉन a, ठीक है। अगर इसको हिंदी में लिखे तो उसको क्या बोलेंगे, शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अचर संख्या। अचर संख्या मतलब जो वो गिनती जो x के साथ नहीं होती
अचर संख्या कहलाती है, तो उसके साथ एक्स नहीं है तो अचर संख्या कहलाएगी। ए क्या है, वही एक्स स्क्वायर का गुणनांक, एक्स स्क्वायर का गुणनांक। तो हमें याद क्या रखना है, हमें ये बात याद रखनी है, बहुत काम की है, सवाल करने के लिए आती है, ये याद रख लो। शून्यांकों का योग कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, सी अपॉन ए के बराबर। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। चलिए द्विघात का एक सवाल ले लेते, आप इसको समझ जाओगे कैसे काम करना है। ये लिख लिया मैंने एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख लेते, 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस ले लो, या चलो प्लस ही 5 ले लेते। ये मैंने एक एग्जाम्पल बना लिया, एक सवाल बना लिया। आपसे पूछा जाए ये कितने घात का बहुपद है, आप बताओगे कि सर x की पावर 2 सबसे ज़्यादा है, इसलिए द्विघात का क्या कहलाएगा, बहुपद। और हमारी किताब में द्विघात वाले सवाल सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, अब ज़रा मैं यहाँ से निकालता हूँ किसका, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग का सूत्र क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, माइनस लगाया मैंने, बी बराबर कितना, एक्स के साथ क्या है गुणा में 2। तो भाई बी का मतलब यही तो है ना, एक्स के साथ जो गुणा में होता है वो क्या कहलाता है, आपका बी कहलाता है। एक्स के साथ जो गुणा में होता है वो क्या कहलाता है, आपका बी कहलाता है। एक्स के साथ में कौन सी गिनती लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, तो बी की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2। सही है, ओके। अब ये बतलाइए ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुणा में, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, 3 है, तो ये मैं 3 लिख दूंगा। समझ में आई बात। तो ये हो गया शून्यांकों का योग माइनस 2/3, ये एक सूत्र हो गया। अच्छा जी, शून्यांकों का गुणनफल की बात करें, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होता है आपका, सी अपॉन ए के बराबर। अच्छा सी है, सी का मान कितना है, यहाँ से निकाल लो 5, और ए का मान तो आप जानते हो एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुणा में होता है। क्लियर, सही है। फिर देखिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ एक बार। भाई यहाँ पे ए क्या है, ए कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुणा में होगा वो आपका ए कहलाएगा। बी कैसे निकालेंगे, जी एक्स को छोड़ दीजिए, एक्स के साथ में जो गिनती लिखी हुई है वो आपकी बी हो गई। सी क्या है, वो वाली गिनती जिसके साथ में एक्स नहीं लिखा हो वो आपकी क्या कहलाएगी, सी, जो हो गई आपके यहाँ पे 5। सही है, और इस फॉर्मूले पर रख देंगे और ये कर लेंगे। तो इस तरीके से ये शून्यांकों का योग निकल के आ गया और ये शून्यांकों का गुणनफल। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, ठीक है, हमसे एग्ज़ाम में शून्यांक निकालने के लिए पूछ लेते हैं। एक चीज़ और है कि शून्यांकों का योग और गुणनफल देने के बाद हमसे बहुपद पूछ लेते हैं, तो उसका सूत्र भी लिख देते हैं। शून्यांकों का योग और गुणनफल शून्यांकों के योग और गुणनफल से द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये सूत्र में समझाता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम माइनस शून्यांकों का योग एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। क्लियर है, इसके बेस पे सवाल है, याद रख लेना है। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसा सवाल दे देते हैं और आपसे क्या निकलवाता है, शून्यांक निकलवाता है और फिर क्या उल्टा कर देता है कि शून्यांकों का योग दे देता है, शून्यांकों का गुणनफल दे देता है और आपसे बहुपद पूछता है, मतलब ये वाली फॉर्म पूछता है। इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। अगला पॉइंट, एक सूत्र हमारा आता है वो हमें याद रखना है। वो क्या याद रखना है, देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक
इंटू भागफल और प्लस शेषफल। ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हम भाग देते हैं कि 6 की भाग दे रहे हो आप 25 में, कितनी बार जाएगी? आप कहोगे सर 4 बार, 6 चौक 24, बचेगा कितना? 1। तो ये वाली जो संख्या होती है अंदर वाली गिनती, इसको कहते हैं हम भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। ये नीचे वाली जो गिनती होती है सबसे लास्ट में, ये आपका शेषफल कहलाती है, जो बचती है। ये जो गिनती जिसकी हमने भाग दी, ये आपका भाजक कहलाता है। और ये जो आपकी ऊपर वाली गिनती है, इसको हम कहते हैं भागफल। ये थोड़ा मैंने आपको रिवाइज करा दिया, ये सूत्र याद रखना है हमें, ये आगे काम आएगा। ठीक है। एक सूत्र और आता है, वो ये होता है कि LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के। किसके? संख्याओं, यानी संख्याओं के गुणनफल के। और ये LCM और HCF होता है क्या है? एक आपका लैसे लघुत्तम समावर्तक और महत्व समावर्तक। लैसे और मैसे जो आप छोटी क्लासों में सीख के आए हो, यानी लैसे की मल्टीप्लाई मैसे से कर देते हो तो वो गिनतियों के संख्याओं के गुणनफल की क्या रहती है? बराबर। ये सूत्र याद रखना है आपको। अगला पॉइंट है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र। ये सूत्र किसने दिया था? श्रीधर आचार्य ने। बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये सूत्र और जल्दी सवाल हमारा सोल्व हो जाता है। तो देखिए मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और सबके बटे में 2a। ठीक है, बात है समझ में? ये सूत्र में याद रखना, एक बार याद हो जाएगा, बहुत आसान है सवाल इसके बेस पे करना। इस वाला जो पार्ट होता है इसके आधार पे कुछ रिजल्ट निकाले जाते हैं। अंदर वाला जो पार्ट है जिसको विभक्ति कर कहते हैं, तो इसको मैं डी से भी शो कर सकता हूँ। ऐसे लिख देता हूँ -4ac। ठीक है, इस पूरे की जगह हम डी भी लिख सकते हैं। चलिए, अगर इसका मान 0 से बड़ा होता है, मैंने b का एक और c का मान रखा और सोल्व किया, ये 0 से बड़ा आया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक। और अलग अलग मतलब भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है ना, अलग अलग। जैसे मैंने सवाल सॉल्व किया और मेरा जवाब आया कि एक मूल निकल के आ गया 5, एक मूल निकल के आ गया 6, तो ये क्या कहलाएंगे? वास्तविक और अलग अलग। ठीक है ना, द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल निकल के आएंगे, 2 शून्यांक निकल के आएंगे। ठीक है, और वो कैसे रहेंगे? अलग अलग। अगर ये वाला केस लगता है, ये सारा हम जब एक्सरसाइज करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है ना, यहाँ तो मैं आपको सिर्फ सूत्र याद करा रहा हूँ। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है तो मूल कैसे हो गए? वास्तविक। और समान, यानी एक जैसे। ठीक है, ओके। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac मैंने सोल्व किया, लेकिन इसका मान क्या आ रहा है? 0 से छोटा आ रहा है, मतलब माइनस में वैल्यू आ रही है, तो मूल कैसे हो गए? काल्पनिक हो गए। क्या हो गए? तो मूल कैसे हो गए? काल्पनिक। ठीक है जी, ओके। तो क्या करा हमने? चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो जो काम की चीज़ें इस्तेमाल होने वाली है उसके बेसिक के बारे में हमने बात करी कि आपका बहुपद क्या होता है। ठीक है, एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें x और गिनती दोनों पाई जाती है, और जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पद होते हैं वो आपका बहुपद कहलाता है। फिर हमने इसके कुछ सूत्र सीखे। शून्यांक क्या होता है? बहुपद का मान क्या होता है?
x की जगह आप गिनती रख दो, सवाल को सोल्व कर लो, जो मान आएगा वो बहुपद का मान कहलाएगा। शून्यांक क्या होता है? सवाल के अंदर x का वह मान जो रखने पर सवाल का जवाब क्या है 0 आए, वो आपका शून्यांक कहलाता है। किसी भी सवाल का शून्यांक निकालना होता है तो सवाल के बराबर 0 रख के सवाल हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। फिर हमने बात करी थी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। अगर लैसे की मल्टीप्लाई और मैसे की मल्टीप्लाई किसके बराबर रहती है? संख्याओं के गुणनफल के बराबर रहती है। ये सूत्र हमें याद रखने हैं। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या है आपका? ये श्रीधराचार्य जी ने दिया था, वो सूत्र आपका ये रहा। अगर b² - 4ac जिसको विभक्ति कर कहते हैं, इसको हम d से भी लिख सकते हैं। इस पूरी की जगह क्या लिख सकते हैं हम? d भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि d का मान 0 से बड़ा निकले, d का मान 0 के बराबर और d का मान 0 से छोटा, ठीक है ना। तो अगर विभक्ति कर यानी d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और कैसे हो गए? अलग अलग निकलेंगे। और अगर 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक हो गए और आपके समान हो गए। वास्तविक होने का मतलब ऐसी गिनती प्राप्त होगी जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे माइनस वाली या प्लस वाली। अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो गिनती प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, और आपकी वास्तविक संख्या होती है, अवास्तविक संख्या होती है, और आपकी काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है ना। तो वो बात, ये वाली बात आपकी हो गई। ये तीनों केस आपको याद रखने, एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 करेंगे, और इसको आप अच्छे से कॉपी में उतार लेना, याद कर लेना। चलिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।